हेलो, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यहां पे हम लोग इकोनॉमी के करंट अफेयर्स आपके साथ जून से लेकर के जनवरी तक के हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में डिस्कस कर रहे हैं। तो अपना आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं जहाँ पे हम लोग यूपीएससी की और अलग अलग स्टेट सर्विसेज की तैयारी करवाते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो, दिए गए 2 नंबर्स पे से किसी पे भी कॉल करें, हम आपकी अवश्य सहायता करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में। आपको पता है इस समय हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या एकदम चरम पे है। अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स को उठा के देखेंगे तो ये पाएंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो पिछले 45 सालों में अभी एक नए हाई पे है। अप्रॉक्सीमेटली 6.1% कुछ पहुंच गए हैं ये रेट्स, और ये पिछले 45 साल से इतने ज़्यादा नहीं हुए थे। तो जब देश में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा चरम पे है, तब ये न्यूज़ हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाती है। न्यूज़ में हुआ क्या है, अभी एक सर्कुलर इकोनॉमी सिंपोजियम 2019 कंडक्ट हुआ था। ये संगोष्ठी हुई थी जहाँ पे नीति आयोग के सीईओ ने कहा था, जो सर्कुलर इकोनॉमी है, अगर इसका कॉन्सेप्ट आप इम्प्लीमेंट कर दें तो इसमें ये क्षमता है कि करीब ये 1.5 करोड़ तो जॉब्स जनरेट कर सकता है अगले 5 से 7 साल में। तो आप देखिए, एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है, दूसरी तरफ एक कॉन्सेप्ट है सर्कुलर इकोनॉमी का जिसमें इतनी क्षमता है कि वो करीब 1.5 करोड़ जॉब जनरेट कर सकता है। तो इससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, जो अभी जो लीनियर इकोनॉमिक मॉडल चलता है, जो कि ट्रेडिशनल मॉडल है, उसमें होता क्या है, यहाँ पे कोई वस्तु है, उसका प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के बाद आपने उसको कंज्यूम किया यानी खरीदा, खरीदने के बाद जब उसकी लाइफ टाइम खत्म हो गई या फिर आपको लगने लगा अब ये ठीक नहीं है, आपने उसको फेंक दिया। फिर उसके बाद आप गए और आपने नया सामान खरीद लिया। तो ये जो पूरी चेन है ये इस तरीके से होती है। सबसे पहले तो जो आदमी है वो बनाएगा मेक, उसके बाद जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करने के बाद जब उसको लगेगा इसकी लाइफ टाइम अब खत्म होने वाली है तो वो उसको फेंक देगा। ये है लीनियर मॉडल। सर्कुलर इकोनॉमी इसके बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पे होता क्या है, जो भी वस्तु है आपने उसको खरीदा, खरीद के उसको कंज्यूम किया, कंज्यूम करके जब उसकी लाइफ आपको लगी अब खत्म होने वाली है, आपने उसको रिसाइकिल कर दिया या फिर रीयूज कर लिया। यानी हमने उसको यहाँ पे फेंका नहीं है, हमने उसी चीज़ को वापस रिसाइकिल किया। अगर उसमें कोई चीज़ खराब है, रिपेयर करवा के वापस हम यूज़ करेंगे। बेसिकली सर्कुलर इकोनॉमी के टर्म्स में होता ये है। देखिए, अगर मैं मानता हूँ कोई यहाँ प्रोडक्ट है जिसको हमने 1 वर्ष इस्तेमाल किया है, उसके बाद हमने फेंक दिया, तो इसकी लाइफ हो गई 1 साल की। लेकिन अगर वहीं पे मैं सर्कुलर इकोनॉमी की बात करूं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, जब उसकी लाइफ 1 साल पूरी होने को आई, मैंने उसको रिसाइकिल कर लिया या फिर उसको रिपेयर करवा लिया। इस वजह से ये 2 साल और चल गया, तो यानी इसकी टोटल लाइफ अब हो गई 3 साल। तो जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को भी बढ़ाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये किस पे फोकस्ड है, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोडक्शन हुआ, उसका कंजम्पशन हुआ, लेकिन कंजम्पशन के बाद शेयरिंग, लीजिंग, रीयूजिंग, रिपेयरिंग, रिफर्बिशिंग, रिसाइकलिंग, जो भी मटेरियल है उस सब की रिसाइकलिंग होगी या जो भी प्रोडक्ट है उसकी रिसाइकलिंग होगी, जितने समय तक भी रिसाइकलिंग संभव हो। तो सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से रिसाइकलिंग, रीयूजिंग, रिफर्बिशिंग पे ही बेस्ड है। अब मैं यहाँ पे इतने आर वाले वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग, तो बेसिकली वो इसलिए क्योंकि जो साइक्लिक इकोनॉमी का प्रिंसिपल है वो 5R पे डिपेंडेंट है। 5R क्या होते हैं, रिड्यूस यानी कम करो, रीयूज यानी वापस इस्तेमाल करो, रिसाइकिल यानी रिसाइकिल करो, री मैन्युफैक्चर, किसी भी चीज़ का अगर मैन्युफैक्चर आपने एक बार किया हो, उसमें कोई फ्लॉ हो गया हो या कुछ भी उसके लाइफ टाइम खत्म होने वाली हो, उसी को री मैन्युफैक्चर करो, और रिपेयर या फिर रिफर्बिश। तो ये 5R का कॉन्सेप्ट है जिसपे साइक्लिक इकोनॉमी डिपेंड करती है, जिसपे सर्कुलर इकोनॉमी डिपेंड करती है। साइक्लिक उसका एक सिनोनिम हो गया, यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी कहेंगे हम उसको। अब मैं बताता हूँ इस सर्कुलर इकोनॉमी के क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, सबसे पहले तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को ये कम करता है। कैसे? क्योंकि ये रीन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करता है। इसमें अगर आपको कोई चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो हमको फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड नहीं होना पड़ता, आपको कोयला नहीं जलाना पड़ता, या फिर आपको किसी और ऐसे मोड से एनर्जी नहीं लानी पड़ती जो एनवायरनमेंट को प्रदूषित करे। तो अगर एनवायरनमेंट को प्रदूषित चीज़ें कम करेगी, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा। हमको मालूम है ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। जो पूरे विश्व है उसका जो तापमान है वो ओवरऑल कम होगा, जिसकी वजह से जो आइसबर्ग्स, जो बर्फ़ है वो मेल्ट कर रही है, उसकी मेल्टिंग रुक जाएगी। उसकी मेल्टिंग रुक गई तो फिर सी लेवल बढ़ना रुक जाएगा। सी लेवल बढ़ना रुक गया तो यानी जो भी ऐसे आइलैंड्स हैं, जो ऐसे टापू हैं जिनके ऊपर ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है सी लेवल के राइजिंग की वजह से कि भाई वो डूब जाएंगे,
वो यहाँ पे डूबेंगे नहीं, हम उनको बचा पाएंगे। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपको मालूम है क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के पीछे अगर आप जाएंगे तो उसका कारण है ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना। पर यहाँ पे अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस को ही टैकल कर रहे हैं तो हम एक तरीके से पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं। उसके बाद जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं, जैसे कि मान लेते हैं मैंने कोई नॉर्मल इकोनॉमी में, लीनियर इकोनॉमी में कोई इंडस्ट्री सेटअप की, तो उस इंडस्ट्री से अलग अलग तरीके का पोल्यूशन कॉज होता है। वहाँ की जो मिट्टी है वो प्रदूषित होती है, पानी प्रदूषित होता है, हवा प्रदूषित होती है। यहाँ पे वो सारी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ कम हो जाएंगी क्योंकि हम लोग बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे सभी पोल्यूशन को, भले ही सॉइल का हो, वाटर का हो या फिर एयर का हो। उसके अलावा जो ज़मीन पे आपने सर्कुलर इकोनॉमी के किसी भी मॉडल को इम्प्लीमेंट किया है उसका लैंड यूज़ बेहतर तरीके से हम कर पाएंगे। साथ साथ एक तो यहाँ पे हो गया कि इसने क्लाइमेट को कम नुकसान पहुँचाया। उसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या ये अच्छा कर पाएगा, तो हम लोग देखते हैं कि इसका पोटेंशियल बहुत बढ़िया है इकोनॉमिक ग्रोथ में। यानी अगर आपने सर्कुलर इकोनॉमी को इम्प्लीमेंट कर दिया तो उससे होगा ये कि उससे उस पर्टिकुलर कंपनी या फिर इंडस्ट्री की रेवेन्यूज़ बढ़ जाएंगी, साथ में जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सस्ता होने की संभावना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर अगर विश्व आर्थिक मंच के मैं एक कुछ स्टेटमेंट की बात करूं तो उन्होंने कहा है कि अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी के डेवलपमेंट में लग जाएं तो ये जो मॉडल है, सबसे पहले तो ये लोकल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकता है एंट्री लेवल पे। दूसरी बात, सेमी स्किल्ड जॉब्स यहाँ पे जनरेट हो सकती हैं। तो दोनों ही चीज़ें भारत के फ़ायदे के लिए रहेंगी। सबसे पहले तो लोकल एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगा तो हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट के अलग ही हाइट पे जा रहे हैं रेट्स, उनको हम कंट्रोल कर पाएंगे। और उसके अलावा हमारे देश में स्किल्ड जॉब्स की कमी है, माफ़ कीजिएगा, स्किल्ड लेबर फोर्स की कमी है। स्किल्ड जॉब्स तो हैं, तो हमारे देश में जो भी लेबर फोर्स है उसमें स्किल की कमी है। या तो सरकार को पहले स्किल इम्पार्ट करनी पड़े, फिर ही उनके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। यहाँ पे सेमी स्किल्ड जॉब्स रिक्वायर्ड हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है सर्कुलर इकोनॉमिक मॉडल में होगा ये कि सेमी स्किल्ड जॉब्स और जनरेट होंगी। तो यानी आपको अभी लोगों में सिर्फ कुछ हद तक ही स्किल्स इम्पार्ट करनी पड़ेंगी, उसमें ही यहाँ पे काम बच जाएगा। और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रिसाइकिल्ड इनपुट्स का यूज़ करेंगे, मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, अब मैं इसको फेंक नहीं रहा, मैं इसी को रिसाइकिल कर रहा हूँ, फिर मैं इसी को रिसाइकिल कर रहा हूँ, तो बेसिकली हो गई ये बात कि जो रॉ मटेरियल्स की जो वोलेटिलिटी है प्राइस की, यानी प्राइस जब ऊपर और नीचे हो जाता है तो उससे इंडस्ट्रीज़ को बहुत नुकसान होता है। मानते हैं आज कोई चीज़ ज़्यादा सप्लाई में है तो सप्लाई ज़्यादा की वजह से उसके दाम कम होंगे, तो मुझे 10 रुपये में ही मिल जा रही है। लेकिन मानते हैं कल उसकी सप्लाई कम हो गई लेकिन डिमांड उतनी ही रही, सप्लाई और डिमांड जो है वैसे ही मिसमैच हुआ, उस वजह से उसके दाम बढ़ गए, तो उसके दाम मेरे को 50 रुपये में पड़ रहे हैं। तो अगर मैं एक इंडस्ट्री वाला हूँ तो पहले मैं सोचूंगा यार 10 रुपये में मिल रहा तो बढ़िया है। अब जैसे ही 50 रुपये में मिलने लगे मेरे को एक बार सोचने को मजबूर कर देगी ये चीज़ कि क्या मैं इसको कंटिन्यू करूँ या नहीं, क्योंकि इसमें मेरा जेब से बहुत सारा पैसा चला जाएगा। 50 रुपये तो मैं सिर्फ रॉ मटेरियल के दे रहा हूँ, उसके बाद मैन्युफैक्चर करना है और भी वैल्यू एडिशन करने हैं, तो कितना ज़्यादा इसमें कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो या तो ये होगा कि जो एंड कॉस्ट है वो कंज्यूमर बेयर करेगा, या फिर ये होगा कि ये प्रोडक्शन को कुछ हद तक कम कर देगा। प्रोडक्शन कम करेगा तो संभावना ये है कि वो अपनी जो फैक्ट्री में जॉब्स हैं उसको भी कम करेगा, और जॉब्स के कम होने की वजह से वापस अब उसी वाले फेज़ में आ जाते हैं जहाँ पे बेरोज़गारी अपना वर्चस्व स्थापित कर लेती है। तो अगर मैं लेकिन ये सब छोड़ के इस सर्कुलर इकोनॉमी पे जाऊंगा तो फ़ायदा ये रहता है कि इसी प्रोडक्ट को हम वापस इस्तेमाल कर लेंगे, फिर इसको रिसाइकिल कर लेंगे, फिर इसको रिसाइकिल कर लेंगे। तो यानी इस रॉ मटेरियल की जो डिमांड है वो इस हद तक नहीं बढ़ेगी। अगर डिमांड नहीं बढ़ेगी और सप्लाई ठीक रही तो इसके दाम जो है ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएंगे। हालांकि सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल में भी कुछ समस्याएं हैं। सबसे पहले तो क्या है कि इन मॉडल को डेवलप करना काफ़ी मुश्किल है, इतना आसान नहीं है इस मॉडल को डेवलप करना। हमारे पास उसके अलावा प्रोफेशनल्स की भी कमी है। फिर अगर हम बात करें तो प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल की मैंने अभी आपको समझा है, ये बहुत छोटी सोच है, मतलब बहुत नैरो माइंडेडनेस है कि भाई ठीक है अभी बढ़ गए, हो सकता है कल को कम भी हो जाए वापस। ये सप्लाई और डिमांड यानी मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है। और एक और चीज़, अगर कोई चीज़ सस्ते दामों पे उपलब्ध है, अवेलेबल है, तो कोई और भले ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ हो लेकिन अगर वो ज़्यादा दाम पे मिले तो फिर वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहती। तो ये इंपॉर्टेंट है कि दाम का भी यहाँ भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। सर्कुलर इकोनॉमी में ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है। और ज़्यादातर जो कंपनीज़ होती हैं वो इस तरीके की विचारधारा लेके चलती हैं कि हमको आने वाले समय में इस शॉर्ट टर्म में इतना पैसा कमाना है, इस शॉर्ट टर्म में इतना प्रॉफिट करना है।
तो यानी जो उनके टारगेट्स होते हैं ये सब शॉर्ट टर्म होते हैं, लेकिन जो सर्कुलर इकोनॉमी का मॉडल है ये इसके विपरीत है, ये लॉन्ग टर्म टारगेट सेट करने वाला मॉडल है। और अगर कोई इंडस्ट्री इतना धैर्य बरकरार रख सकती है कि वो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ चले, तो उसके लिए सर्कुलर इकोनॉमी एक अच्छी चीज़ रहेगी। लेकिन जो भी व्यक्ति एक शॉर्ट टर्म विजन के हिसाब से चलता है उसको ऐसा लगेगा यार सर्कुलर इकोनॉमी मेरे लिए कोई भी फ़ायदा नहीं कर रही। अब मैं चलता हूँ अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग स्मार्ट सिटीज़ मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि अभी देखा गया है पिछले एक साल में जो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए गए हैं स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, उसमें एकदम से जंप आया है। और कितना, थोड़ा बहुत नहीं, 182% का जंप आया है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है। सरकार की जो स्कीम है उसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी बेहतर हो रहा है। अब अगर स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें तो दोस्तों ये मिशन 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका फोकस था कि जो भी लोग उस शहर में रहते हैं, उस सिटी में रहेंगे, उनकी ईज़ ऑफ लिविंग को बेहतर किया जा सके। और ये जो सिटी डेवलप की जाए ये ऐसी हो जिसमें बहुत ही एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक सस्टेनेबल रियल एस्टेट हो, कम्युनिकेशन के नेटवर्क स्ट्रांग हो, मार्केट वायबिलिटी हो, और उसके तहत ये अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। हालांकि अगर मैं बात करूं तो स्मार्ट सिटी की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। ऐसा नहीं है आप कि भाई ये पैमाने आपने तय कर दिए, अगर इन पैमानों पे ये सिटी खरा उतरेगी तो ही आप स्मार्ट सिटी कहेंगे, ऐसा नहीं है। स्मार्ट सिटी अलग अलग सिटीज़ अपने अकॉर्डिंग तय कर सकती हैं। समझ लीजिए किसी एक सिटी में अगर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है तो अगर वो टेक्नोलॉजी की मदद से इस क्राइम रेट को कम करने में सक्षम होती है तो हम उसको भी स्मार्ट सिटी में कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसा कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए, जो लोग रहते हैं उनकी ईज़ ऑफ लिविंग बेहतर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क शानदार होने चाहिए, मार्केट की वायबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम फोकस किस पे करते हैं कि भाई इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, समावेशी डेवलपमेंट हो, और आने वाले जो फ्यूचर है उस जनरेशन के लिए भी हम कोई चीज़ बचा के रखें। ऐसा ना हो कि इस तरीके का हम विकास करें कि सारी रिसोर्सेज हम इस्तेमाल कर लें फ्यूचर की परवाह करे बिना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी आप अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सोच के सभी कार्य करेंगे। अब इसका स्ट्रैटेजिक कंपोनेंट है एक, जो है एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, यानी इसमें एरिया हम पकड़ते हैं, उस एरिया का डेवलपमेंट करते हैं। कैसे कैसे होगा? सिटी है उसका इम्प्रूवमेंट किया जाएगा रेट्रोफिटिंग से, सिटी का कई जगह पर रिन्यूअल किया जाएगा, रीडेवलप किया जाएगा, यानी कि कई जगह पे सिटीज़ को एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट, यानी वहाँ पे पहले सिटीज़ नहीं थी, अब लेकिन उसको एक्सटेंड करके इस लिमिट तक ले जाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नई सिटीज़ का क्रिएशन है काइंड ऑफ। तो इसी वजह से इसको ग्रीन फील्ड के तहत हम लोग क्लासीफाई करते हैं। उसके अलावा ये पैन सिटी इनिशिएटिव होगा, जिसमें ज़्यादातर सिटी के जो पोर्शन है उसको हम लोग स्मार्ट सॉल्यूशंस के तहत कवर करेंगे। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं तो इसके लिए हम एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएंगे यहाँ पे, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में काम करेगा। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पे ऑपरेट की जाती है। उसके अलावा हर एक स्मार्ट सिटी में हम लोग एक ऐसा सेंटर बनाएंगे जिसको कहेंगे स्मार्ट सिटी सेंटर। ये क्या है? ये कमांड सेंटर है, ये कंट्रोल सेंटर है। यहाँ से पूरे सिटी की सभी चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा और यही इस सिटी के नर्वस सिस्टम की तरह काम करेगा। यानी ये जो है ये इसका मेन ऐसा सेंटर है जिससे पूरी सिटी को कमांड किया जा रहा है। अब हम चलते हैं कुछ सक्सेस स्टोरीज़ पे। दोस्तों ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं। केस स्टडी का मतलब ये है कि कौन कौन से स्टेट्स ने या कौन कौन से सिटीज़ ने कुछ ऐसे स्मार्ट सिटी इनोवेशंस, कुछ ऐसे स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स अपने खुद की सिटी में इम्प्लीमेंट किए हैं कि उन्होंने कोई ना कोई बदलाव लाया है, ईज़ ऑफ लिविंग जो है उसको बेहतर बनाया है। तो अगर इस तरीके के लाइव एग्जाम्पल्स आप अपने पेपर में लिखेंगे, अपनी आंसर कॉपी में लिखेंगे, तो आपका आंसर बहुत बेहतरीन हो सकता है। इनफैक्ट मैं आपसे कहूँगा अगर आपको इस तरीके के कोई अचीवमेंट पेपर में कहीं दिखते हैं, समझ लीजिए कहीं का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसने कोई इस तरीके का नया रूल ला दिया है जिससे वहाँ के लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ, तो इस पूरी चीज़ का आप नोट करके अपने कॉपी में लिख लें। इसको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आप ज़रूर लिख के आएँ, क्योंकि इस तरीके के लाइव एग्जाम्पल आपके आंसर को बहुत शानदार बना सकते हैं। अब जैसे हम डिस्कस करेंगे यहाँ के लाइव एग्जाम्पल्स। सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं राजकोट की। राजकोट ने क्या किया है, उसने क्राइम रेट को बहुत कम कर दिया है। कितना? 18% यहाँ पे बात की जा रही है पिछले 2 क्वार्टर्स में, जो कि एक बहुत बेहतरीन रेट है। उसके अलावा वहाँ पे ट्रैफिक चालान्स का जो इशुएंस होता है उसको बेहतर किया गया। बिहेवियर को चेंज करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग पर्पजेज कैरी आउट किए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरास के पूरे शहर में इंस्टॉलेशन की वजह से शहर स्वच्छ और साफ बना रहता है। कैसे?
देखिए सीसीटीवी लगा है, तो जो भी व्यक्ति पहले कचरा फेंकते थे, जो पब्लिकली यूरिनेट करते थे, जो रात को सब कुछ खाली देख के कचरा जलाया करते थे, उनको अब सीसीटीवी का डर रहता है। तो इसीलिए वो ये सारे कार्यों में एंगेज नहीं होते, जिसके तहत स्टेट जो है वो जो सिटी है वो स्वच्छ रहता है। फिर हम चलते हैं अगले उस पे केस स्टडी पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पुणे की बात की गई है। पुणे ने क्या किया है, फ्लड सेंसर्स लगाए हैं। पूरे शहर में फ्लड के सेंसर लगाए हैं, जिससे कि अगर बाढ़ आए तो हमको पहले पता पड़ जाए और उसके तहत हम लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ मेजर्स ले लें, जिससे जान माल की हानि कम से कम हो। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमको मालूम है कि आने वाले टाइम में फ्लड आएगा, तो फिर जो भी निचले एरियाज़ में पड़ने वाले लोकेलिटीज़ हैं या फिर जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनको हम जल्दी से इवैक्यूएट करा सकते हैं, जिससे कि वहाँ पे बाढ़ आने की वजह से कोई भी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। अहमदाबाद की बात करूं तो उन्होंने फ्री वाईफाई दिया है बीआरटीएस में, जिसके तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट एकदम से बढ़ गया है। करीब 20,000 लोग अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने लगे हैं। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल से क्या होगा, देखिए मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 10 लोग हैं, 10 लोग ऑफिस जाते हैं या कहीं जाते हैं तो अपनी 10 गाड़ियाँ लेके जाते हैं। तो आपके शहर में 10 गाड़ियाँ निकली हैं। 10 गाड़ियाँ एक साथ निकलने से क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले तो कंजेशन होगा, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियाँ एक साथ तो निकल नहीं पाएंगी। रोड की तो जो लिमिट है वो तो उतनी ही रहेगी, तो एक एक करके गाड़ियाँ निकल पाएंगी, तो कंजेशन होगा। साथ में ट्रैफिक जैम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके अलावा जब 10 गाड़ियाँ निकलेंगी तो उस 10 गाड़ियों से 10 गाड़ियों के बराबर का पॉल्यूशन भी तो निकलेगा, तो यानी ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज होगा। अगर ये सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी ले जाके जाएंगे तो ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज करेंगे। लेकिन अगर ये सब लोग खुद की गाड़ी ना ले जाने के बजाय एक बस में ट्रैवल करें, तो अब देखेंगे अगर ये लोग बस में ट्रैवल करेंगे तो अभी सिर्फ एक ही बस चलेगी, उसमें 10 लोग अकोमोडेट हो गए। अब जो पॉल्यूशन है वो सिर्फ एक गाड़ी से निकलेगा, पहले वही पॉल्यूशन 10 गाड़ियों से निकल रहा था। उसके अलावा शहर में जाम नहीं लगेंगे, शहर में कंजेशन नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात आती है, हम लोग उसके यूज़ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और अहमदाबाद के ये वाईफाई वाले मूव से देखा गया है कि एकदम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूजेज में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी आई है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। फिर हम बात करते हैं भोपाल की। भोपाल में क्या हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में एकदम से बढ़ोतरी देखी गई है। प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर प्रॉपर्टी का टैक्स कलेक्शन होता है तो राज्य के पास, वहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास इतना फंड आ सकता है कि वो सुधार कार्यों में लग सके, विकास कार्यों में लग सके। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं आता तो उनका एक फंड का सोर्स कट जाता है, जिसकी वजह से अगर चाहें भी वो तो भी वो कोई नए कार्य, विकास कार्य, सुधार कार्य नहीं कर पाते। तो भोपाल में क्या हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी आई है, जिसके तहत शहर का बेहतर विकास कर पाएंगे वो। और साथ साथ जितनी भी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं उनको ऑनलाइन ट्रैक करने की भी यहाँ पे सुविधा लगाई गई है। तो ये जो 4 हैं ये आपकी केस स्टडी के तौर पे काम आएंगी। आपके मेंस में ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको नोट डाउन कर लें और इसको ज़रूर अपने आंसर में लिख के आएँ। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। दोस्तों यहाँ पे हम लोग फॉरेन करेंसी बोरोइंग के बारे में समझेंगे, यानी जब विदेशी मुद्रा में उधारी ली जाती है तो उसके बारे में समझेंगे। सरकार क्या है, अभी फ़िलहाल अनाउंस किया है 2019-20 के बजट में कि अब वो शुरू करेगी एक ऐसा बोरोइंग प्रोग्राम जिसमें एक्सटर्नल मार्केट को भी ध्यान में रखा जाएगा और एक्सटर्नल करेंसी में बोरो किया जाएगा। अभी अगर आप देखें तो हमारा जो देश है वो अपने डोमेस्टिक मार्केट से ही बोरो करता है, किसी और बाहर की देश में नहीं जाता। इसी वजह से भारत की जो फॉरेन बोरोइंग्स हैं ये पूरे विश्व में वन ऑफ द लोएस्ट है। तो ये पूरी जो चीज़ कही जा रही है ये किसके तहत हो रहा है, ये हो रहा है गवर्नमेंट बॉन्ड के तहत या फिर सॉवरेन बॉन्ड के तहत। समझते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है। ये एक तरीके की उधारी है जो सरकार लोगों से लेती है और उसे समय समय पर ये कहती है कि हम आपको इतना इतना इंटरेस्ट देते रहेंगे। एक बार इस चीज़ की मैच्योरिटी हो गई, यानी मैच्योरिटी पीरियड समाप्त हो गया, उसके बाद आपको जो भी इसकी मूल राशि है वो पूरी दे दी जाएगी। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। समझ लेते हैं ये एक सरकारी बॉन्ड है, सॉवरेन बॉन्ड है। ये 100 रुपये का है और इस पर तय किया गया है कि 10% दिए जाएंगे 10 साल तक। यहाँ पे एक व्यक्ति आता है, वो कहता है यार ये चीज़ अच्छी है, तो सरकार से बोलता है लाओ मुझे दे दो, तो ये खरीद लेता है और सरकार को दे देता है यहाँ पे 100 रुपये। अब ये उधारी क्यों है, क्योंकि देखिए 10 साल खत्म होने के बाद सरकार को ये 100 रुपये तो लौटाने ही पड़ेंगे, तो ये उसकी एसेट ना होकर उसकी लायबिलिटी है। और इस आदमी के क्या फ़ायदा होगा,
10 साल तक इस आदमी को हर साल 10% के हिसाब से कुछ पैसे मिलते रहेंगे। यानी अगर 100 रुपये का बॉन्ड है तो उसके 10% के हिसाब से 10 रुपये इस आदमी को 10 साल तक मिलते रहेंगे। जैसे ही ये मेचोरिटी टर्म अपना कंप्लीट कर लेगा, यानी कि जैसे इसकी मेचोरिटी हो जाएगी 10 साल बाद, तो ये जो उसने 100 रुपये जमा कराए थे ये पूरे 100 रुपये इसको वापस मिल जाएंगे। तो इस आदमी के फ़ायदा ये हुआ कि 10 साल तक तो इसको 10-10 रुपये करके मिलते रहे पैसे, और फिर उसके बाद जब इसका मेचोरिटी कंप्लीट हो गया तो इसको इसने जो भी पूरा पैसा जमा कराया था वो वापस मिल जाएगा। इस तरीके के जो बॉन्ड है उनको बोलते हैं सॉवरेन बॉन्ड, क्योंकि वो सरकार इशू करती है। अब सरकार ने जो ये पैसा लिया है उधारी में, ये सरकार अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल कर सकती है, डेवलपमेंट वर्क के लिए कर सकती है, अगर बहुत ज़्यादा फिजल डेफिसिट हो रहा हो तो उसको भरने के लिए कर सकती है। तो इस तरीके से सरकार जनता से बोरो करती है। देखा यह गया है कि अभी तक ज़्यादातर जो भी सरकारी बॉन्ड इशू हुए हैं इस तरीके के, वो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में ही हुए हैं। यानी हम लोग फॉरेन मार्केट पे डिपेंड नहीं करते कि वो हमको इशू करें फिर हम आगे कार्य करें। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि सॉवरेन बॉन्ड की ये क्षमता है कि उनको डिनोमिनेट किया जा सकता है बाहरी करेंसी में भी और हमारी डोमेस्टिक करेंसी में भी। यानी जो हमारी घरेलू मुद्रा है उसमें भी उसको डिनोमिनेट किया जा सकता है और जो विदेशी मुद्रा है उसमें भी उसको डिनोमिनेट किया जा सकता है। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी समय से डिस्कस किया जा रहा है। 1990 में भी ये कॉन्सेप्ट उठाया गया था, फिर अर्ली 2000s में भी ये कॉन्सेप्ट उठाया गया था, लेकिन सरकार हर बार कहीं ना कहीं रुक जाती है। सरकार को ये डर होता है कि भाई अगर हम लोग इस तरीके की फॉरेन करेंसी बोरोइंग करने लगे तो हम क्या करें, अपनी फॉरेन रिजर्व्स बढ़ाएं या फिर रुपये को सपोर्ट करें। क्योंकि देखिए अगर फॉरेन करेंसी बोरोइंग होने लगेगी तो फॉरेन के पैसे की डिमांड बढ़ने लगेगी। मान लीजिए डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, उससे होगा क्या, रुपये की कमज़ोरी आएगी, यानी रुपये डिवैल्यू होने की संभावना है। तो ये दोनों ही चीज़ें बैलेंस करके चलना है। इस चक्कर में सरकार चिंतित हो जाती है। लेकिन इस बार सरकार ने ये तय किया है करीब 10 से 15% हम लोग जो टोटल बोरोइंग है वो ऑफशोर से करेंगे, यानी बाहर से करेंगे। तो ये एक नया मूव है जो इस बजट में बताया गया है। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग NBFCs के बारे में पढ़ेंगे, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन या कंपनीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनके रेगुलेशन की बात हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि अभी बजट में ये कहा गया है कि RBI को हम लोग ज़्यादा पावर देंगे जिससे कि वो इन बैंक्स को, इन कंपनीज को रेगुलेट कर सके। आपको मैं बता दूं, अभी जो है NBFCs के ऊपर RBI का रेगुलेशन नहीं होता। NBFC जिस अकॉर्डिंग होती है, उसके नेचर के अकॉर्डिंग को देखते हुए अलग अलग रेगुलेटर्स का उसके ऊपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म इम्पोज होता है। तो इस टॉपिक को एक बार समझने से पहले ये समझते हैं ये NBFC चीज़ क्या है। इसको हम लोग देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कहते हैं। तो इससे पहले नॉन बैंक मैं समझाता हूँ बैंक क्या होता है। देखिए बैंक क्या है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे यहाँ से कोई व्यक्ति आएगा और वो अपना पैसा जमा कराएगा। तो ये बैंक जो है इससे डिपॉजिट लेता है। मान लेते हैं इसने 100 रुपये जमा कराया तो बैंक के पास आ गया 100 रुपये। बैंक ने इसको प्रॉमिस किया है कि भाई हम अपने बचत खाते पे आपको 6% का इंटरेस्ट देंगे। यानी जब भी आप ये पैसा निकालेंगे, अगर आप टाइम डिपॉजिट करते हैं तो साल भर में हम 6% आपको बढ़ा के देंगे, यानी 106 रुपये मिलना चाहिए। मैं बहुत मोटे मोटे टर्म्स में आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए। अब जो बैंक के पास ये 100 रुपये है, बैंक अपना प्रॉफिट कैसे कमाएगा, उसको भी तो धंधा करना है। तो वो क्या करेगा, ये 100 रुपये जो है किसी दूसरे व्यक्ति को लोन के तौर पे दे देगा। लोन के तौर पे उसको देगा और उससे कहेगा भाई जो इंटरेस्ट है ना यहाँ पे, ये 12% आपको लगेगा। इंटरेस्ट 12%, यानी कि 100 रुपये तो बैंक ने इसको दिए हैं। अब जब ये बैंक को ये पैसे वापस देगा, बैंक से जो उसने उधारी ली है वो उसको वापस देगा, तो इसको 112 रुपये देने पड़ेंगे। और जब बैंक इस व्यक्ति को पैसे वापस देगा तो बैंक को 106 रुपये देने पड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं बैंक ने लिए 112 हैं, आगे 106 दे रहा है, तो यहाँ पे जो 6 रुपये एक्स्ट्रा है वो बैंक अपने पास रखेगा। उसको हम लोग बैंक का या तो स्प्रेड कहते हैं या फिर बैंक का प्रॉफिट कहते हैं। ये है इंपॉर्टेंट फंक्शन बैंक के, जिससे वो डिपॉजिट लेता है और लोन्स आगे बांटता है। उसके अलावा जो बैंक है उसकी कुछ ऑक्सिलरी सर्विसेज भी होती हैं, यानी कुछ एडिशनल सर्विस हैं, जैसे कि लॉकर्स का प्रावधान, वो आपको लॉकर्स देता है। उसके अलावा कई बैंक जो है म्यूचुअल फंड में रहते हैं, शेयर मार्केट में रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है जो मैंने 100 रुपये लगाए वो बैंक मुझसे बिना पूछे ही किसी म्यूचुअल फंड में डाल देगा। SBI जैसे कई सारे बैंक के खुद के म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन पहले वो कस्टमर से पूछेगा, कस्टमर का एक अलग से खाता खुलेगा, कस्टमर वहाँ साइन करेगा, उसके बाद ही ये बैंक इस म्यूचुअल फंड में आपका पैसा घुमा सकता है। वरना ये लोन देने के अलावा और किसी तरीके से आपका पैसा नहीं घुमा सकता। और ये जो ऑक्सिलरी सर्विसेज हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये सर्विसेज नहीं हैं तो वो बैंक नहीं कहलाएगा।
ये एडिशनल सर्विस हैं। ऐसा नहीं है कि किसी बैंक में लॉकर नहीं है तो आप उसको बैंक कहने से मना कर दें, ऐसा संभव नहीं है। ये जो है ये है बेसिक बैंक की फंक्शनैलिटी कि वो डिपॉजिट लेता है और लोन में पैसा घुमाता है। अब देखिए जो एनबीएफसी हैं वो किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। ये नॉन बैंक है, ये बैंक नहीं है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये लोन खुद अक्वायर करते हैं या फिर उनको एडवांस करते हैं। उसके अलावा ये एक्विजिशन ऑफ स्टॉक्स में भी रहते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं, शेयर्स खरीदते हैं। ये आपसे बिना पूछे आपका पैसा म्यूचुअल फंड में घुमा सकते हैं। उसके अलावा ये लीजिंग में रहते हैं। उसके अलावा ये हायर एंड परचेज में रहते हैं, कोई चीज़ इसने किराए पे चढ़ा दी या कोई चीज़ खरीद ली। इस तरीके से जो भी सर्विसेज हैं जैसे कि चिट फंड कंपनी, निधि कंपनीज, ये सब भी एनबीएफसी का ही हिस्सा है। तो ये इनकी काफ़ी सारी सर्विसेज होती हैं। अब जिस भी सेक्टर में वो इन्वॉल्व है उस हिसाब से उस पर रेगुलेशन लगते हैं। समझ लीजिए वो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है तो इसमें रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे काम करेगी सेबी। अगर यही वाला एनबीएफसी इंश्योरेंस के कामों में इन्वॉल्व है, इंश्योरेंस देता है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लेता है, तो इसकी जो रेगुलेटरी बॉडी होगी वो होगी IRDA। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। एनबीएफसीज को खोलने के लिए आपको जो मिनिमम नेट ओन्ड फंड चाहिए वो चाहिए कम से कम 2 करोड़ रुपए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब एक बार अगर हम लोग बैंक में और एनबीएफसी में डिफरेंसेस देखें तो देखिए क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जो बैंक होता है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत स्थापित किया गया है, लेकिन जो एनबीएफसी है आपको यहाँ पे याद रखना है वो कंपनीज एक्ट के तहत स्थापित की गई एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है। फिर उसके बाद जो बैंक्स हैं उनको लाइसेंस मिलता है कि वो कैरी आउट कर सके बैंकिंग सर्विसेज। लेकिन एनबीएफसी जो है इनको कोई लाइसेंस नहीं मिलता इस तरीके का, लेकिन फिर भी ये बैंकिंग सर्विसेज कैरी आउट कर सकते हैं। उसके अलावा देखते हैं कि कैसे क्या डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो बैंक तो डिमांड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकता है और टाइम डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकता है। अब मैं समझाता हूँ है क्या। समझ लीजिए आपने 100 रुपये जाके बैंक में जमा किए, परसों आपको ज़रूरत पड़ गई किसी काम से, तो आप बैंक से कहेंगे मेरे 100 रुपये जो है मुझे वापस दे दो। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, आप चाहें तो एटीएम से निकाल सकते हैं, आप चाहें तो बैंक को एक चेक इशू कर सकते हैं और बैंक आपके 100 रुपये आपको वापस दे देगा। ये है डिमांड। जब आपने डिमांड की तब आपको पैसा मिल गया। टाइम डिपॉजिट्स ऐसे होते हैं जिनका एक निश्चित टाइम पीरियड होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बैंक ने कहा कि आप 10 साल बाद ही अपने 100 रुपये निकाल सकते हैं। तो अगर आपने उस 10 साल से पहले अपने 100 रुपये निकालने की कोशिश की तो ऐसा नहीं है कि वो मना कर देंगे, वो आपको निकालने देंगे, लेकिन उसमें आपकी कुछ पेनल्टी कट हो जाएगी। हो सकता है आपको 80 रुपये ही दें और 20 रुपये पेनल्टी के तौर पे काट लिए जाएं। तो इस तरीके के जो डिपॉजिट होते हैं वो होते हैं टाइम डिपॉजिट, जिसमें मेच्योरिटी पीरियड तय किया जाता है। तो बैंक जो है ये दोनों ही तरीके की डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन जो एनबीएफसी है वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और क्योंकि ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता तो ये चेक बुक भी नहीं दे सकता। जब आप चेक से कोई चीज़ निकाल ही नहीं सकते तो आपको चेक बुक इशू क्यों करेगा वो। इसीलिए बैंक्स जो है उनको कहा जाता है कि पेमेंट एंड सेटलमेंट साइकिल के ये हिस्से हैं, लेकिन एनबीएफसी पेमेंट एंड सेटलमेंट साइकिल का हिस्सा नहीं होते। उसके अलावा जो बैंक है ये क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं। एनबीएफसी वो चीज़ें इशू नहीं कर सकते। जो बैंक है वो आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट यानी कि मान लीजिए अभी आपके खाते में पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर कुछ पैसे निकालने हैं, कुछ ज़रूरत है, तो वो आपको अलाउ कर देता है आपके बैकग्राउंड हिस्ट्री देख के। लेकिन इस तरीके कोई भी सुविधा एनबीएफसी अलाउ नहीं करता। यहाँ पे जो भी आपका पैसा रखा हुआ है उसको इंश्योर किया गया है डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी द्वारा, लेकिन एनबीएफसी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। बैंक को जनरली सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना होता है। हालांकि एनबीएफसी की भी टेक्निकलिटीज़ में जाऊँ तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आप मोटा मोटा भी याद रखें कि इनको इस तरीके से चीज़ें मेंटेन नहीं करनी होती। हालांकि टेक्निकल बातों में एनबीएफसी को भी थोड़ा हिस्सा कुछ एसएलआर में अपना रखना होता है, लेकिन आप वो अभी ध्यान ना रखें। ये ध्यान रखें कि इसको इस तरीके के सीआरआर एसएलआर ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे एक पॉइंट और आपको याद रखना है, कौन कौन से बिजनेस को ये इंक्लूड नहीं करेगा या कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड नहीं करेगा। ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनका प्रिंसिपल बिजनेस है कृषि की कोई एक्टिविटी या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, या फिर किसी भी गुड का आप सेल या परचेज करते हैं, या आप किसी भी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या आप प्रॉपर्टी का सेल करते हैं, परचेज करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें एनबीएफसी में काउंट नहीं होंगी। लेकिन एनबीएफसी में कौन कौन काउंट होगा ये आप याद कर लें। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, स्टॉक एक्सचेंजेस, कंपनीज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग या सब ब्रोकिंग, वेंचर कैपिटल फंड कंपनीज, निधि कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, चिट फंड कंपनीज। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको यहाँ पे रेगुलेट करेगा IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंजेस के काम है ये रेगुलेट करेगा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसी तरीके से इसके बहुत सारे रेगुलेटर हैं जो इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग, एक समस्या के तौर पे सामने आता है। बैंक जो है
भाई बैंक को तो आरबीआई रेगुलेट करता है तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्म्स उसके लिए सेम रहेंगे, पर यहाँ पे अलग अलग रेगुलेटर्स हैं तो अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। फिर आते हैं सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट एनबीएफसी। नाम से यहाँ पे स्पष्ट है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऐसे एनबीएफसी को हम सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट एनबीएफसी कहते हैं जिनका एसेट साइज 500 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा है पिछले ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से। तो देखिए, ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पे आपको फंसाएगा क्वेश्चन में कि एसेट साइज की बात हो रही है, नेटवर्थ इन सब चीज़ों की बात नहीं हो रही है। तो जिसका एसेट साइज 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है उसको आप सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट एनबीएफसी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है इसलिए है क्योंकि इनका एसेट साइज इतना बड़ा है। अगर इन एनबीएफसी में थोड़ा भी डामाडोल हो गई स्थिति, यानी कि मान लीजिए एनबीएफसी एकदम से डूब गया या एनबीएफसी बहुत बढ़िया कर गया, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है पूरी इकोनॉमी की हेल्थ पे। हमारी पूरी इकोनॉमी इस पे काफ़ी डिपेंडेंट होती है। ऐसे एनबीएफसी अगर फेल हो गए तो इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इसी वजह से इन एनबीएफसी को कहा जाता है सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट। एनबीएफसी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसोर्स के मोबिलाइजेशन में, यानी वो रिसोर्स को इकट्ठा करते हैं। क्रेडिट के इंटरमीडिएशन में इंटरमीडियरी के तौर पे क्रेडिट्स को यहाँ से वहाँ भेजते हैं। उसके अलावा कमर्शियल सेक्टर्स को इसी वजह से ये बहुत हेल्प करते हैं। ज़्यादातर ये लोग पब्लिक फंड पे डिपेंड करते हैं और अगर हम बात करें तो करीब 70% इसकी जो टोटल लायबिलिटीज़ हैं, जो पूरी उधार है, उसमें से 70% सबके सब पब्लिक फंड से आई है। उसके अलावा और कौन से सोर्सेज हैं इसके फंडिंग के? तो है बैंक बोरोइंग, डिवेंचर्स या कमर्शियल पेपर्स। अब क्या इशू इसको फेस करने पड़ते हैं? सबसे पहले पेमेंट्स इसकी डिले की जाती हैं। उसके अलावा एनबीएफसी जो हैं इनको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिस वजह से आगे जिनको भी लोन देते हैं उनको भी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत ज़्यादा पड़ती है। एग्जाम्पल यहाँ पे लेके समझते हैं। देखिए, ये एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी ने पैसा पब्लिक से अगर उठाया है, मान लीजिए 100 रुपये उठाया है, तो उसने बोला है हम इसके बदले आपको 10% रिटर्न देंगे, यानी बहुत हाई रिटर्न देने की बात कर रहा है। तो बहुत महंगा इसको पड़ा है क्योंकि वापस इसको 110 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये अपना प्रॉफिट तो कहीं से निकालेगा। तो ये आगे जिसको भी ये 100 रुपये देगा, इस व्यक्ति से कहेगा भाई 100 रुपये तो दे दूंगा मैं, लेकिन 20% पे दूंगा। तो अल्टीमेटली इस व्यक्ति को तो 120 रुपये वापस देने पड़ गए। तो आप ये देखिए कि ये जो फाइनल कंज्यूमर है इसके ऊपर ये सारा एक साथ बर्डन पड़ जाएगा। और साथ साथ ऐसे कैपिटल को रेज करने की बात करें तो एनबीएफसी को कैपिटल्स को रेज करने में भी मुश्किल होती है। फिर मुद्दा आता है रेगुलेटरी का, यानी इसके जो रेगुलेटर्स हैं वो बहुत सारे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसकी वजह से जो लॉज होते हैं वो एक दूसरे को काटते पीटते रहते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर क्लैशेज रहते हैं। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है जहाँ पे एनबीएफसी पैसा लगाता है वो किसी न किसी वजह से अटक जाते हैं। देखिए, फिर से एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान लेते हैं एनबीएफसी ने कहीं पे 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 100 करोड़ रुपए लगाए हैं। ये प्रोजेक्ट था जिसमें एक इंडस्ट्री लगानी थी किसी एक जंगल में, लेकिन जंगल में शुरुआत में एनबीएफसी ने तो पैसे लगा दिए, पर जंगल में थोड़ा बहुत काम हुआ। फिर यहाँ पे एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिलना बंद हो गई क्योंकि सेंसिटिव रीजन था, या फिर बहुत ज़्यादा प्रदूषण होने लगा जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ इम्पैक्ट होने लगी। लोगों ने सरकार से शिकायत की, सरकार ने प्रोजेक्ट रोक दिया। तो अल्टीमेटली ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट में एनबीएफसी पैसा लगाता है जो प्रोजेक्ट यहाँ पे रुक जाते हैं। एक बार प्रोजेक्ट रुक गए तो एनबीएफसी के पास वापस पैसा कहाँ से आए? पैसा उसकी जेब से चला गया लेकिन वापस नहीं आ पा रहा, क्योंकि जब ये व्यक्ति इंडस्ट्री लगाएगा, प्रोडक्शन करेगा या जिस भी चीज़ की इंडस्ट्री है वहाँ से ये पैसा कमाएगा, तभी ये पैसा वापस रिटर्न कर पाएगा। अब ये प्रोजेक्ट ही यहाँ रुक गया है, स्थगित हो गया है, तो एनबीएफसी के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो इस तरीके की बहुत समस्याएं एनबीएफसी को फेस करनी पड़ती हैं जो उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को ख़राब करता है। तो अब बात करते हैं इस बारे में क्या सरकार ने कोई स्टेप्स नहीं लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार ने इस बारे में स्टेप्स लिए हैं। सरकार ने अमेंड किया है आरबीआई एक्ट 1934, जिसके तहत सरकार ने आरबीआई को ज़्यादा पावर्स दी हैं एनबीएफसी के रिगार्डिंग। आरबीआई के पास अब पावर होगी कि वो एनबीएफसी के डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है अगर वो एनबीएफसी की नीतियों को सही ढंग से ना चला रहा हो। उसके अलावा आरबीआई चाहे तो अलग अलग स्कीम्स भी फ्रेम कर सकता है जिसके तहत 2 या 2 से ज़्यादा एनबीएफसीज का मर्जर या फिर अमालगेमेशन हो सकता है, या फिर स्प्लिटिंग अप हो सकती है। अगर बिजनेस वायबल हो या नॉन वायबल हो, उस हिसाब से आरबीआई डिसाइड करेगा क्या करना है। फिर और बात करें तो यहाँ पे सरकार ने एक और चीज़ प्रपोज की है कि भाई जो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर है, इस सेक्टर के ऊपर अभी जो है रेगुलेटरी बॉडी नेशनल हाउसिंग बैंक है। तो सरकार कह रहा है ये हाउसिंग सेक्टर के ऊपर से भी ये चीज़ हटा के आरबीआई को सौंप दी जाए, यानी हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को भी अब से हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को अब से आरबीआई ही रेगुलेट करे। तो ये गवर्नमेंट का एक प्रपोजल है। और एनबीएफसी को अलाउ किया गया है कि वो ट्रेड्स में भी
फंक्शन कर सकता है, ट्रेड से फाइनेंस रेस कर सकता है। अब हम लोग एक बार ये समझते हैं बिल्कुल बेसिक तौर पे कि क्या होता है ट्रेड्स। देखिए, मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक इंडस्ट्री चलाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं शर्ट्स बनाता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे इस इंडस्ट्री में अपने टी शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब क्या है, मैंने किसी भी व्यक्ति के लिए 50 टी शर्ट्स बनाई। जो ये 50 टी शर्ट्स बनाई हैं, तो ये मैंने एक दूसरी कंपनी को पूरा माल भेज दिया। इसके बदले दूसरी कंपनी को मुझे 50,000 रुपये देने थे। लेकिन ये कंपनी कहती है कि मैं तुम्हें अभी पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। पहले मैं इन टी शर्ट्स के ऊपर प्रिंट करूँगा, फिर प्रिंट करके इसको मार्केट में बेचूंगा या अमेज़ॉन पे चलाऊंगा या फ्लिपकार्ट पे चलाऊंगा। जब ये बिकेगी तो उसके बाद जो पैसा आएगा उससे तुम्हारे पैसे दे दूंगा। तो ये 60 दिन का मुझसे टाइम मांगता है। मैं कहता हूँ चलो ठीक है। तो ये जो 5,000 रुपये मुझे 60 दिन में मिलने वाले हैं, ये क्या है, ये मेरे को रिसीव होने वाले हैं। इसी वजह से ये मेरे रिसीवेबल हैं। और ये किस वजह से रिसीव होंगे मुझे, क्योंकि मैंने इस व्यक्ति से व्यापार किया है, ट्रेड किया है। तो अगर इस ट्रेड के तहत कुछ भी ऐसा रिसीवेबल है जो मुझे मिलने वाला है आने वाले दिनों में, तो उसको हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। इस ट्रेड की वजह से ये रिसीवेबल है चीज़ मुझको। अब दोस्तों, बात ऐसी है कि मुझे चाहिए अभी पैसा अर्जेंट। 60 दिन तक मैं वेट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपने कंपनी में काम करने वाले व्यक्तियों को सैलरी देनी है। मुझे जिस भी ज़मीन पे मैंने ये अपनी इंडस्ट्री लगा रखी है उसका रेंट भरना है। बहुत सारे पैसे इधर उधर के खर्चे हैं, तो मैं इतने समय वेट नहीं कर सकता। तो मैं इसको बोलता हूँ, यार ऐसा नहीं कर सकता मैं इतना टाइम वेट, तुम मुझे अभी पैसा दे दो, भले ही थोड़े कम दे दो। तो अगर इसको 50,000 देने थे, तो मैं इसको बोलता हूँ तुम ऐसा करो, मुझे 48,000 रुपये दे दो और 2,000 का मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ या तुम्हें छूट देता हूँ। तो इस सामने वाली कंपनी सोचती है यार ये अच्छी चीज़ है, मेरे को डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं से इसको पैसे अभी दे देता हूँ। तो बेसिकली जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, इसमें मैंने डिस्काउंट लगा दिया क्योंकि मेरे को अभी तुरंत प्रभाव पे पैसे चाहिए। तो ये आपका हो गया ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट सिस्टम। अब कई बार क्या होता है, इस इंडस्ट्री के पास फिर भी पैसे नहीं होते, तो ये एक बैंक को या फिर किसी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को अप्रोच करता है जो अभी मेरे बदले इसको पैसे दे दे, और जो 2,000 यहाँ पे बच रहे हैं वो ये अपनी जेब में रख लेगा, और मैं इसको कह दूंगा कि मैं आपको लौटा दूंगा पूरे 50,000। तो बेसिकली ये बहुत मैंने आपको बेसिक टर्म्स में समझाया, लेमन लैंग्वेज में समझाया। उम्मीद करता हूँ ये आपको कुछ हद तक आइडिया लगा होगा। तो ये ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ट्रेड के तहत जो आपको चीज़ें रिसीवेबल हों, अगर उसको आपने अभी ले रहा हो तो आपने कुछ डिस्काउंट दे दिया, तो वो डिस्काउंटिंग सिस्टम है। इसका एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिसके तहत ये जो संस्था है जो इसमें भाग ले सकती है 2 लोगों के बीच में, उसको यहाँ पे हम ढूंढ सकते हैं। तो अब नए रूल्स के हिसाब से NBFC इसमें भी भाग ले सकती है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे। यहाँ पे अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, जिनको अभी 2019 में बैन कर दिया गया है। बैन करने से क्या फ़ायदा होगा, देखिए सबसे पहले तो जो गरीब डिपॉजिटर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बचाया जा सकेगा पॉन्जी स्कीम से, जो स्कीम उनको छल के उनसे पैसा ले जाती हैं। कंट्री में अगर आप देखेंगे तो पॉन्जी स्कीम्स का बहुत पुराना इतिहास रहा है। उन्होंने टाइम पे लोगों से पैसे इकट्ठे किए हैं और पैसे लेके वो भाग गए हैं। पॉन्जी स्कीम यानी कि आप समझिए एक कोई स्कीम मैंने चालू की, मैंने बोला सब लोग इसमें 100-100 रुपये जमा करो, मैं लॉटरी निकालूंगा और सबके नाम इसमें डालूंगा। लॉटरी है 1 लाख रुपए की, और जो भी यहाँ पे जीतेगा मैं उसको इस पर्टिकुलर डे पे ये पैसा दे दूंगा। लोग सोचते हैं यार ये सही है, 100 रुपये में तो 100 रुपये देने के बदले मेरे को 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो ऐसे खूब सारे लोग आ जाएंगे जो यहाँ पे पैसे डाल देंगे। एक टाइम पे मेरे हाथ में बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तो मैं इस पैसे को लेके यहाँ से फरार हो जाऊँगा और भाग जाऊँगा, लोगों के पैसे भी ले गया। तो ये बहुत छोटे लेवल के एग्जाम्पल है जो मैंने आपको समझाया। इसी तरीके के काफ़ी सारे स्कैम्स रहे हैं, जैसे कि रोज़ वैली स्कैम, शारदा चिट फंड स्कैम, IMA ज्वेल स्कैम बेंगलोर का। तो इस सभी में मासूम लोगों के पैसे लेके लोग फरार हो गए और लोगों के पैसे भी डूब गए। तो ये पूरा जो अधिनियम है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, ये बेसिकली जो भी लेजिस्लेशन में गैप्स रह गए थे, यानी जो भी कानून में कमियां रह गई, जहां से लोग लूप होल्स का फ़ायदा उठा के मासूम लोगों को लूट के उनके पैसे ले जाते हैं, उन सभी गैप्स को भरने की कोशिश की गई है। स्मॉल इन्वेस्टर्स जो भी हैं उनके हित का पूरा ध्यान रखा गया है। ये जो पूरे एक्ट है, ये स्कीम है, ये बेसिकली 3 लॉ को अमेंड करती है। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 को अमेंड किया गया है, सेबी एक्ट 1992 को और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 को। तो इन 3 एक्ट्स को बेसिकली अमेंड किया गया है। अब हम अपने बैनिंग जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 की है उसके बारे में देख लेते हैं क्या हाइलाइट्स हैं।
सबसे पहली बात ये डिफाइन करता है डिपॉजिट क्या होता है। डिपॉजिट इसके हिसाब से कोई भी पैसा जो कि आप रिसीव करें, भले ही लोन के तौर पे, भले ही किसी और एडवांस के तौर पे या किसी भी अदर फॉर्म में, लेकिन आप एक प्रॉमिस करें कि मैं उसको रिटर्न करूंगा, भले ही इंटरेस्ट दें या ना दें ये दूसरी बात है। लेकिन अगर किसी आदमी ने 100 रुपये आपके खाते में जमा किए हैं, आपके पास डिपॉजिट है उसके, तो आपको ये 100 रुपये तो जमा देने ही होंगे। उसके ऊपर आप 10%, 5%, 2% को इंटरेस्ट दें, ये आपकी मर्जी है। हालांकि एक्ट में कुछ चीज़ें एक्सक्लूड की गई हैं, यानी कुछ ऐसे अमाउंट भी हैं जिसको हम लोग डिपॉजिट के तहत नहीं कंसिडर करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरा कोई रिश्तेदार मुझे लोन देता है या कुछ पैसे मुझे देता है उधार में, तो उसको ऐसा नहीं है डिपॉजिट तौर पे कंसिडर किया जाए और फिर वो रिश्तेदार चले जाए, इसने मेरे पैसे लिए वापस नहीं दे रहा, तो इस पर्टिकुलर अधिनियम के तहत इस पर कार्रवाई की जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस तरीके के जो अमाउंट हैं जो आपको रिसीव हुए हैं आपके रिलेटिव से लोन के फॉर्म में, उनको इस डिपॉजिट्स में कंसिडर नहीं किया जाएगा। साथ में अगर कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया हो पार्टनर्स द्वारा, एक पार्टनरशिप फर्म का, समझ लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 2 पार्टनर्स हैं, आज इसने 100 रुपये लगाए, कल इसने 200 रुपये लगाए। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए फर्म डूब गई या कुछ हो गया जो इस व्यक्ति के पास इसके पैसे वापस नहीं आए, तो ये चला जाए सरकार के पास या फिर कोर्ट के पास कि इस बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के तहत इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो इस तरीके की चीज़ें भी संभव नहीं है। तो ये कुछ ऐसे अमाउंट भी हैं जो इसमें एक्सक्लूडेड रखे गए। तो आपको ध्यान ये रखना है, अगर एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि डिपॉजिट्स के तहत कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं क्या, तो हाँ, कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं। जितनी भी ऐसी संस्थाएं जो डिपॉजिट ले रही हैं, उनको ज़रूरी है कि रजिस्टर होना है किसी रेगुलेटर के साथ, जो भी उनका रेलेवेंट रेगुलेटर है। अगर आप रजिस्टर नहीं हुए तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अब बैंक्स ये जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के तहत जो बैंक्स लगाए गए हैं, तो उसमें पहले ये चीज़ बताना ज़रूरी है कि डिपॉजिट टेकिंग स्कीम क्या है। ये डिफ़ाइन की गई है कि भाई एक डिपॉजिट टेकिंग स्कीम ऐसी स्कीम होगी जिसमें इस तरीके के डिपॉजिट लिए जाएंगे, ये प्रॉमिस किया जाएगा कि हम आपको वापस पैसा देंगे विद और विदाउट इंटरेस्ट। लेकिन वो डिपॉजिट टेकिंग स्कीम कब अनरेगुलेटेड कहलाएगी? ये अनरेगुलेटेड तब कहलाती है जब ये जो हमने रजिस्ट्रेशन की बात की, ये रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होता। अगर मैंने अपनी कंपनी खोली, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, फिर भी मैंने लोगों से डिपॉजिट लेना शुरू कर दिया, तो इसके तहत मुझे अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम या अनरेगुलेटेड डिपॉजिट टेकिंग बॉडी के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इस एक्ट के तहत एक या एक से अधिक गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट की यहाँ पे प्रावधान है, जिनको सेक्रेटरी रैंक से, भले ही राज्य सरकार के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, लेकिन सेक्रेटरी रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी घोषित किया गया है इस एक्ट के तहत, जो कि डिपॉजिट टेकर की प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं और जो भी उसने डिपॉजिट रिसीव किया उसको भी अटैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई धांधलीबाजी हो गई तो यहाँ पे एक्ट ने बोला है कि कोर्ट्स का भी यहाँ पे हम लोग एस्टैब्लिशमेंट करेंगे। एक या एक से ज़्यादा डेजिग्नेटेड कोर्ट्स उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो हमने अभी पिछले पॉइंट में बनाई है, उसको ये कह सके कि भाई तुम प्रॉपर्टी बेच दो और जो भी प्रॉपर्टी से पैसा आए उसको इक्वली इसके डिपॉजिटर्स में बांट दो। तो इस प्रोसेस को एक बार समझते हैं। समझ लीजिए ये कोई कंपनी थी जिसने बहुत लोगों से डिपॉजिट लिया। ये अगर मैं यहाँ पे मानूँ 3 लोग थे यहाँ पे डिपॉजिट देने वाले, तो इन 3 लोगों ने यहाँ डिपॉजिट दिया, कुल मिला के 300 रुपये डिपॉजिट किए गए। लेकिन बाद में ये इसको वापस लौटा नहीं पाई और कंपनी पैसे लेके फरार हो गई। तो हमने एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एस्टैब्लिश की है, यानी सरकारी ऑफिसर्स जो कि सेक्रेटरी रैंक से नीचे नहीं होने चाहिए, एक या एक से अधिक। तो ये जो होंगे ये इसकी प्रॉपर्टी और इसमें जो भी पैसा अगर वापस रिकवर कर सकें तो रिकवर करके रख लेंगे। फिर इस एरिया के लिए हमने यहाँ पे कोर्ट भी स्थापित किया है। ये डेजिग्नेटेड कोर्ट होगा, ये इस अथॉरिटी को आदेश देगा कि भाई जो भी तुमने इसका अटैच किया है उस सबको बेच दो। बेच के जो भी तुम्हारे पास पैसा आए, मान लीजिए 300 रुपये थे लेकिन 300 नहीं आ पाए, 270 रुपये ही रिकवर हो पाए, तो 270 रुपये 90 90 90 करके बराबरी से तीनों लोगों में बांट दो। तो इनका जो नुकसान है वो 10 रुपये का ही हुआ है, ऐसा नहीं है कि इनका पूरा 100 रुपये का नुकसान हो गया। तो इस तरीके से ये डेजिग्नेटेड कोर्ट्स की भी यहाँ पे बात की गई है, इस अथॉरिटी की बात की गई है। ये इस NBFC या फिर इस माफ़ कीजिएगा इस अनरेगुलेटेड डिपॉजिट टेकिंग बॉडी की प्रॉपर्टी और डिपॉजिट्स को अटैच कर सकता है। उसके अलावा इस एक्ट में एक डेटाबेस क्रिएशन की भी बात की गई है। हम लोग केंद्र के लेवल पे एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे जिसमें जो भी डिपॉजिट टेकर्स हैं,
जो अभी मैंने यहाँ पे संस्था बनाई थी जिसने 300 रुपये लिए हैं लोगों से, ऐसी ही जितनी भी संस्था हैं, जितनी भी डिपॉजिट टेकिंग बॉडी हैं, उन सब की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। तो ये हम एक ऑनलाइन डेटाबेस क्रिएट करने की बात करेंगे इस पर्टिकुलर एक्ट में। यहाँ पर 3 अलग अलग ऑफेंस या फिर पेनल्टीज़ डिफाइन की गई हैं। सबसे पहले आप कोई अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम चला रहे हैं, भले ही एडवर्टाइज हुआ, प्रमोट हुआ, ऑपरेट कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं मनी कहीं से, लेकिन वो अनरेगुलेटेड है, तो ये आप पेनल्टी या फिर ऑफेंस की तरफ जा रहे हैं। या फिर किसी रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के ऊपर हम लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। या फिर तीसरा, हम लोग ज़बरदस्ती लोगों को इस तरीके से बहका रहे हैं कि भाई आप अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा करो, क्योंकि आप अगर रेगुलेटेड वाले में करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी, बहुत कागज़ पत्तर पर आपको साइन करने पड़ेंगे, उसके बारे में देखना पड़ेगा। तो मैंने उसको बहका दिया, जिसके तहत वो आदमी उधर ना जाके मेरे पास आ गया और उसने किसी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट टेकिंग बॉडी के पास अपना पैसा रख दिया। तो अब ये अगर कल को भाग भी गई तो इस आदमी का बेचारे का पैसा तो डूब जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने इसको आके बता दिया कोर्ट को, या जो हमने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाई है उसको आके बता दिया कि कोई व्यक्ति है जो ज़बरदस्ती लोगों को बहका रहा है और उनको रोक रहा है कि वो रेगुलेटेड डिपॉजिट टेकिंग बॉडीज़ में पैसा जमा ना करके अनरेगुलेटेड वाले में करें, और वो झूठे झूठे फैक्ट्स उनको बता रहा है, तो इस पर्टिकुलर बॉडी के खिलाफ भी केस यहाँ पे चलाया जा सकता है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ पे कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट के बारे में पढ़ेंगे हम। भाई सरकार ने अभी अपने बजट में 19-20 के कुछ मेजर्स अनाउंस किए हैं, कुछ स्टेप्स बताए हैं, जिसके तहत भारत में हम लोग कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट को डेवलप करेंगे। होता क्या है कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट? बॉन्ड तो मैंने आपको समझाया क्या है। ये एक कागज़ है जहाँ पे लिखा है कि भाई आप हमें अभी 100 रुपये दें, हम आपको 10 साल बाद 10% के हिसाब से वापस करेंगे, यानी कुछ समय बाद कितना परसेंट ये लिखा है और कितना उसकी फेस वैल्यू ये लिखा है। तो जब कॉरपोरेट एंटिटीज़ इस तरीके का बॉन्ड बेच के जनता से पैसा इकट्ठा करती हैं अपने अलग अलग फंक्शंस के लिए, तो इसको हम कहते हैं कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट। तो यानी कैसे हैं ये? डेट सिक्योरिटी है, ये उधार का एक मैकेनिज्म है, उधार लेने के लिए एक टूल है। हो सकता है प्राइवेट कॉरपोरेशन इशू करे, हो सकता है पब्लिक, यानी निजी और सार्वजनिक दोनों ही निगम इस चीज़ को इशू कर सकते हैं। और जो इसके तहत पैसा जमा हुआ है इस कॉरपोरेट एंटिटी के पास, मान लेते हैं 1000 रुपये जमा हो गए, तो वो उसको अलग अलग कार्य में लगा सकता है। हो सकता है वो उस पैसे को लगा दे एक नई और फैक्ट्री खोलने में, या अपनी ही फैक्ट्री के लिए कुछ इक्विपमेंट खरीदने में, या फिर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में। तो वो चाहे तो जिसमें उसको लगा सकता है। लेकिन बेसिकली इसमें यह है कि हमने जनता से पैसा इकट्ठा कर लिया। कौन कर सकता है? सिर्फ पब्लिक नहीं, सिर्फ प्राइवेट नहीं, दोनों ही यहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं। हालांकि इस तरीके के विचार लगातार सरकार के मन में आते रहे हैं। कभी कभार सरकार ने आरबीआई को, कभी सेबी को कहा है कि आप ऐसे कुछ मेजर्स निकालो जिसके तहत इस मार्केट को हम डेवलप कर पाएँ। हालांकि ये मार्केट अभी तक ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया है, अभी भी अंडर डेवलप्ड है ये। और इनफैक्ट अगर 2017 से बात करें तो इनकी ग्रोथ रेट जो है वो कम होती जा रही है। और मई 2019 के एंड में इन्होंने अपनी लोएस्ट ग्रोथ रेट मार्क की थी, जो कि 9.7% थी। और जो बैंक लेंडिंग है वो बढ़ गई 12.7%। तो ये एक चिंताजनक बात है। इसीलिए कहा जा रहा है कि हम कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट को डेवलप करें। अब हम समझते हैं डिसइन्वेस्टमेंट या फिर विनिवेश क्या होता है। ये भी न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि बजट 2019-20 में बताया है कि हम लोग ना सिर्फ एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि जो एयर इंडिया कंपनी है उसके विनिवेश की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन हम लोग और भी जो भी CPSE हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, एंटरप्राइज हैं, उनका स्ट्रैटेजिक पार्टिसिपेशन करने के लिए या फिर अगर मैं कहूँ कि इन CPSEs में स्ट्रैटेजिक पार्टिसिपेशन दिखाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी इनवाइट करेंगे। तो ये अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है अपने बजट के स्पीच में। बात आती है डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। डिसइन्वेस्टमेंट ये है कि जिसमें सरकार अपना जो भी एसेट होता है, जो भी स्टेक्स होते हैं किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, उसको धीरे धीरे लिक्विडेट करने लगती है या बेचने लगती है। समझ लेते हैं ये कोई एक कंपनी है ABC नामक, इसमें मान लेते हैं 70% जो है वो सरकार का शेयर है और 30% जो है वो बाकी शेयर है। तो यानी कि आप इसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहेंगे, क्योंकि ये सरकार का शेयर इसमें ज़्यादा है। अब सरकार कहती है कि यार इसमें से मुझे कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर बेचना है, कुछ अपना स्टेक बेचना है, जिसके तहत मेरे पास पैसे आ पाएँ, और इसको प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के माध्यम से अगर संभव हो पाए तो बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड की जा सके।
तो सरकार क्या करती है, अपना जो 20% स्टेक है वो बेच देती है। तो सरकार ये जो 20% स्टेक है ये प्राइवेट एंटिटीज़ को बेच सकती है, पब्लिक में बेच सकती है, और इसके बदले सरकार के पास आ जाते हैं पैसे। यानी जो सरकार ने पहले इन्वेस्टमेंट करा था इस कंपनी में उसको वापस हटा दिया है, उसको बेच दिया है, तो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया ये। अब डिसइन्वेस्टमेंट के लिए सबसे मेजर एजेंसी कौन सी है, तो यहाँ पे दीपम या फिर डिपार्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दीपम को कहा जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। वो नोडल एजेंसी है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। जो नई पॉलिसी आई थी इकोनॉमिक्स 1991 की, उसने ये दिखाया था जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उन्होंने नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न शो किया है अपने कैपिटल पे, क्योंकि लगातार सब्सिडाइजेशन की पॉलिसी चल रही है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ऊपर। तो इस वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उनकी जो कैपेसिटी है वो पूरा उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। अलग अलग तरीके की प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन में भी समस्याएं आ रही हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के लेबर, पर्सनल मैनेजमेंट, इन सब में दिक्कत आ रही है, और ऑटोनॉमी की भी समस्या आ रही है। तो इसी के तहत अगर हम लोग थोड़ा डिसइन्वेस्ट कर देंगे, यानी सरकार का जो शेयर है इसमें वो कम कर देंगे, और अगर वो पब्लिक ने प्राइवेट एंटिटीज़ ने या किसी और ने खरीद लिया, तो शायद इसका बेहतर मैनेजमेंट हो पाएगा। अब बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट के तरीके क्या हैं। सबसे पहले स्टॉक मार्केट में आप बेच सकते हो अपना स्टॉक। कैसे? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकाल सकते हो या फर्दर पब्लिक ऑफरिंग निकाल सकते हो। जब भी कोई भी इंडस्ट्री पहली बार अपने शेयर मार्केट में जारी करते हैं तो उनको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, या पहली बार पब्लिक को ऑफरिंग दी गई है कि आप चाहें तो इसके कुछ शेयर खरीद सकते हैं। उसके बाद से जब भी ये शेयर निकाले जाते हैं तो उसको एफपीओ कहा जाता है, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, यानी वापस से पब्लिक को ऑफर दिया गया है कि अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। इनिशियल वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फर्दर वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो सरकार है वो स्टॉक मार्केट में बेच सकती है अपना स्टेक। उसके अलावा एक और प्रोग्राम यहाँ पे चला सकती है सरकार, जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम। जैसा कि नाम बता रहा है, यहाँ पे सिर्फ इंस्टीट्यूशन ही भाग ले सकते हैं। स्टॉक मार्केट में तो कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। मान लीजिए मेरे को खरीदना हो, अगर मेरे को कहीं आईपीओ दिखेंगे किसी ऐसी कंपनी के जिसमें मुझे आने वाले टाइम में फ्यूचर अच्छा दिख रहा होगा और मेरे शेयर की वैल्यू बढ़ सकती है, तो मैं वहाँ पे खरीद लूँगा। तो पब्लिक के लिए भी ओपन है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशन ही यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है? देखिए, मैं मानता हूँ ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को समझाने के लिए एक बहुत इजी एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे। देखिए, ये मानते हैं एक डब्बा है। अब जो सरकार है यहाँ पे, ये है गवर्नमेंट। जो सरकार है वो 4-5 अपने सीपीएसई के, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के जो भी शेयर्स हैं वो इस डब्बे में एक साथ डाल देती हैं। यहाँ पे रखा जाता है एक मैनेजर जो इस डब्बे को मैनेज करता है। डब्बे का जो मैनेजर है वो इन शेयर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, और काटने के बाद फिर ये स्टॉक मार्केट में उनको बेचने चला जाता है। तो फ़ायदा क्या हुआ? गवर्नमेंट को इसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी। गवर्नमेंट ने सिर्फ इसमें डाल दिए, इसने इसको छोटे छोटे हिस्सों में काट के आगे जनता को पकड़ा दिया। तो ये हो गया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। हालांकि टेक्निकली आप जाएँ तो इसमें और भी चीज़ें हैं, लेकिन वो सब प्योर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है। इसमें बेसिक समझने का यही है। और अगर आप बात करें तो सरकार के लिए मेथड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट के तौर पे ईटीएफ भी होता है एक ऑप्शन, जहाँ पे साइमल्टेनियस होते हैं सेल ऑफ गवर्नमेंट स्टेक्स। बहुत सारे मैंने यहाँ पे सीपीएसई लिए थे, जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग सेक्टर्स के, उसको एक सिंगल डब्बे में डाल दिया, सिंगल ऑफरिंग में डाल दिया। अब वहाँ पे एक आदमी बैठा है, वो इसको अपने हिसाब से काट पीट के छोटे छोटे हिस्सों में करके, यानी कि अगर मान लेते हैं ये टोटल 100 रुपये के हुए तो हो सकता है कि 10-10 रुपये के 10 शेयर कर दे उसके, और फिर वो आगे जाके इसको स्टॉक मार्केट में चला देता है। तो ये होती है हमारी ईटीएफ की बास्केट। अब ये अभी कंसिस्ट करती है एक तो सीपीएसई ईटीएफ और भारत 22 ईटीएफ। भारत 22 ईटीएफ भी एक काइंड ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ही है। अब जैसे कि इसका नाम है भारत 22, यानी इसमें 22 सीपीएसई के या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के या फिर कोई स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग्स के शेयर पड़े हुए हैं। ये एक बास्केट है जिसमें 22 ऐसी चीज़ों के शेयर रखे हुए हैं। इनको अपने आप यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है जो मैनेज करेगा और आगे भेजेगा। जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा कर रखा है इन सबको मैनेज करने के लिए, वो है आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। ये चीज़ आप ध्यान रखें। और ये जो भारत 22 ईटीएफ है, ये बजट 2017 में सरकार ने प्रपोज किया था। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे आखिरी तरीका डिसइन्वेस्टमेंट का, जिसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट या फिर रणनीतिक विनिवेश। जो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है, ये बेसिकली एक पर्पज से किया जाता है कि उस कंपनी का जो ओनरशिप है या फिर उसका कंट्रोल है वो पब्लिक सेक्टर एंटिटी से किसी और एंटिटी के पास भेज दिया जाए। हो सकता है ये प्राइवेट सेक्टर एंटिटी हो। तो स्ट्रैटेजिक
डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है ओनरशिप को बदलने के पर्पज से। इसमें हो सकता है सरकार 50% तक या उससे भी ज़्यादा अपना शेयर बेच दे, जिसके तहत अगर उसका पहले शेयर सरकार के पास ज़्यादा था तो वो चला गया है, अब जिसने भी खरीदा है उसके पास हो जाएगा। ज़्यादातर यहाँ पे प्राइवेट एंटिटी सामने होती है जो इसको स्ट्रैटेजिकल डिसइन्वेस्टमेंट के बाद खरीदती है। तो यहाँ पे जो ओनरशिप है वो चली जाती है पब्लिक से प्राइवेट के हाथ में। तो दोस्तों, अपने आज के डिस्कशन में हम यहीं तक के टॉपिक रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस डिस्कशन से आपको फ़ायदा हो रहा होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत हो रहे होंगे। आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।